तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जो है आपका मोशन इन ए प्लेन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आगे डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन, इसमें से इस सेशन में आपका कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आपका पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में जितने भी टॉपिक है आपके सारे के सारे आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। तो मोशन इन ए प्लेन स्टडी करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा था वो काफ़ी एक तरीके से सिंपल टॉपिक बोल सकते हैं। वहाँ पर हमने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, इन सब के बारे में स्टडी कर चुके हैं। वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पर ज़रूरत नहीं हुई थी ज़्यादा उसकी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चैप्टर मोशन इन ए प्लेन स्टडी करने से पहले हमको वेक्टर्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि जब हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे थे तो उसमें डायरेक्शन मेंशन करना काफ़ी इजी था। नहीं, डायरेक्शन आप कैसे भी दे सकते हो, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या तो कोई भी ऑब्जेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम साइन उसको पॉजिटिव दे देंगे, अगर वो बैकवर्ड में कर रही थी तो हमने साइन नेगेटिव दे दिया था। तो वहाँ डायरेक्शन असाइन करना बहुत ही सिंपल था। लेकिन ये जो चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, इसमें डायरेक्शन साइन करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आपकी मूव कर रही है वो एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेगी, वो पूरे प्लेन में किधर कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने से पहले हमको वेक्टर्स पढ़ना ज़रूरी है। वेक्टर्स पढ़ेंगे कि वेक्टर्स के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स बहुत पहले से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अबाउट स्केलर एंड वेक्टर, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे। यहाँ पूरा आपको न्यूमेरिकल से लेकर थियोरेटिकल पोर्शन तो है ही आपका, और न्यूमेरिकल को भी उसके साथ साथ आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या थी? बेसिकली जो टोटल फिज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है ना। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं आपकी, फिज़िकल क्वांटिटीज़, इनको दो कैटेगरीज़ में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले आपकी होती है स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। यानी पहली जो आपकी कैटेगरी है वो है स्केलर क्वांटिटीज़, और सेकेंड कैटेगरी है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ इन विच वी ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट देयर इज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और उसमें हमारी कोई भी स्पेसिफिक, हमको ये नहीं पता होता है कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है या किस डायरेक्शन में रखी हुई है, या कैसे उसका हमारा एक तरीके से डायरेक्शन उसकी स्पेसिफाइड ही नहीं होती है। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि सबसे पहला स्केलर क्वांटिटी हम सबसे सिंपल क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस, ठीक है, या हम इसको बोल देते हैं पाथ ट्रैवल्ड, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं कि सपोज राहुल इज़ मूविंग 5 किलोमीटर एवरी डे, ठीक है, राहुल इज़ गोइंग टू 5 किलोमीटर एवरी डे, तो वहाँ पर क्या हुआ? 5 किलोमीटर मूव कर रहा है राहुल, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, तो ये डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी होगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से आपका क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्पीड। स्पीड इज़ ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? मास, ठीक है, हम बोलते हैं मास 5 kg 4 kg, तो हमको पता नहीं होता है कि यहाँ पर कोई डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं आया है, तो यहाँ पर ये मास भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब ये यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनका रहेगा बस, ये क्वांटिटीज़ आपकी क्या कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटी होंगी। मैग्नीट्यूड से मतलब समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी स्पेसिफाइड नंबर, ठीक है। जैसे मैंने बोला
कि आई हैव ए सपोज एनीथिंग ऑफ मास 5 kg, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप 5 kg बोल रहे हो ना, 5 kg, ये जो है ये आपका 5, ये जो नंबर है ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी स्पेसिफाइड नंबर हो सकता है किसी चीज़ का। तो ये जो 5 है 5 kg में ये नंबर है। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एंड एसआई यूनिट। ऑफ कोर्स हमारी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब की एसआई यूनिट होती है। तो कोई भी हमारी स्केलर क्वांटिटी अगर हमारे पास है तो एक तो उसके पास होगा आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा उसकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होगी। दूसरी तरफ आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, इनके पास दोनों ही चीज़ें होंगी, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही चीज़ें हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ में होती है। इसका एग्जांपल आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट में हमको पता है कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर हम, जैसे मैं पीछे का रिवाइज करा दूँ आपको, स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था, सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो रेफरेंस पॉइंट हम ओ ले लेते हैं, वो रखी हुई थी हमारी, ओ से स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहीं से चली, ओ से चली वो ए तक, और ए से चली वो हमारी बी तक, और बी से वापस चल गई है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ए तक, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली है, 5 मीटर। 5 मीटर, ये दोनों स्टॉप्स के बीच का डिस्टेंस हमारा 5 मीटर है, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से चली ए तक, ए से चली बी तक और बी से वापस रिटर्न हो गई ए तक, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस क्या होगा टोटल, 5, 5, 10 एंड 5, 15। तो टोटल डिस्टेंस हमारा यानी पाथ लेंथ कितना होगा आपका, 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि चाहे ऑब्जेक्ट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, डिस्टेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको टोटल ऐड ही करनी है, चाहे वो आगे गई है, फॉरवर्ड में गई है या बैकवर्ड में गई है, वो डायरेक्शन पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालूँ तो डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। वो कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से गई ए तक, ए से गई बी तक और बी से वापस आ गई ए तक, तो अब की बार क्या है, ये जो पोर्शन है ये आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से, और जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो है एंड पॉइंट, जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है वो देखनी है हमको, और जो उसकी इनिशियल पॉइंट है वो क्या है वो देखना है हमको। तो नेट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हमारा क्या आएगा इसमें, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 5 मीटर। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से डिस्टेंस हमारा 15 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 5 मीटर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपने क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो स्केलर क्वांटिटीज़ है उनका हमारा डायरेक्शन पर वो डिपेंड, मतलब उनके ऊपर डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन का कोई वहाँ पर मतलब ही नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन मैटर करती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ इन which have direction as well as magnitude, while scalar quantities are those which only have magnitude. Okay, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए, डिवाइड करते हुए हम सिंपल एल्जेब्रिक रूल यूज़ करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को ऐड करने के लिए क्या किया, सिंपल 5 + 5 10 एंड देन 5 15। तो सिंपल हमने एल्जेब्रिक जो हम एडिशन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या हो रहा है, स्केलर क्वांटिटीज़ में अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवीज़न या मल्टीप्लाई कुछ भी आप करना चाह रहे हो तो हम वही अपने सिंपल एल्जेब्रिक जो एल्जेब्रा हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही रूल लग जाएंगे। लेकिन वेक्टर्स के केस में ये चीज़ नहीं है, ये वेक्टर्स को आप सिंपल मैथमेटिकल रूल ये लगा के यूज़ नहीं कर पाएंगे जो हम स्टडी करते आ रहे हैं 4th 6th क्लास से। वेक्टर क्वांटिटीज़ में ये रूल नहीं लगते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर एडिशन आपको करना है, फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है।
फॉर वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास अलग रूल होते हैं। वेक्टर एडिशन के जो रूल होंगे वो क्या होंगे? पहला, ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे फॉर वेक्टर्स। सेकेंड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन के लिए ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे जो रूल्स हैं वो बिल्कुल अलग रहेंगे हमारे सिंपल अलजेब्रा से। ठीक है, तो आगे जब हम नेक्स्ट ये चैप्टर स्टडी करेंगे डिटेल में तो सब चीज़ धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हमारे जो हैं ये रूल अलग अलग यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको अब हमको देखना है। स्केलर क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमको पता है कैसे ऐड करेंगे, क्या होता है। अब हमको यहाँ जो डिटेल में स्टडी करना है, ये करना है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मैंने बताया वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, सिंपल, द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब वेक्टर्स को डिनोट कैसे करेंगे? वेक्टर्स को डिनोट करने का तरीका है सिंपल, आप लेटर लिखो, जो भी आपका वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, कुछ भी है, और उसके ऊपर आपको लगा देना है एरो। ठीक है, ये एरो का साइन है, ये वेक्टर को शो करेगा। और ये जो एरो है, ये एरो जो है, इसका ये जो पॉइंटेड पार्ट है इसको हम हेड बोलते हैं, और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, यानी आप डिनोट अगर करना चाह रहे हो किसी भी वेक्टर को, तो उसके ऊपर सिंपल आपको ये एरो लगा देना है। ये एरो आपका वेक्टर शो करता है। ग्राफिकली वेक्टर कैसे शो करेंगे? ग्राफिकली अगर आपको शो करना है, ग्राफिकली करने के लिए सिंपल ये जो एरो है ये आपका वेक्टर शो करेगा। यहाँ पर अगेन वही, दिस इज टेल, दिस इज हेड ऑफ द एरो, और ये जो आपका एरो है ये आपका शो करेगा वेक्टर्स को। ठीक है, अब जो वेक्टर्स हैं, मैंने आपको बोला है वेक्टर्स में दोनों ही चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप एक सिंपल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको कैसे फाइंड करना है तो उसको देखेंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस, एक ही बात है, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो बार हमारा शो, इसको जो दोनों तरफ ये जो मोड लगा देते हैं, तो मैथ्स में पढ़ा हुआ है, जो दोनों तरफ मोड है, इसका मतलब है कि ये जो है हमारा शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को। ठीक है, ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो डिनोट करने का तरीका क्या है, उसके दोनों ये जो मोड हमारा लग रहा है ये शो करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो सपोज वी हैव एनी वेक्टर, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ कंसीडर कर लीजिए। सपोज ए वेक्टर है हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स आई के प्लस वाई जे के। ठीक है, तो ये अब ये मैंने वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ये हमने कैसे रखी है इसको भी देखेंगे। अगर कोई भी वेक्टर हमारा प्लेन के अंदर है, ठीक है, तो प्लेन के अंदर अगर हमारा कोई वेक्टर है उसको कैसे शो करते हैं, ये हमारा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया, ये एक्स है, ये वाई है, और सपोज़ ये कोई वेक्टर ए है हमारा प्लेन के अंदर। ठीक है, तो जितनी भी देखिए एक्स जो हमारी एक्स है इसकी डायरेक्शन को कौन शो करता है, आई कैप, ये जो आई है और इसके ऊपर कैप है, ये जो आपके ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप, और आपका एक होता है के कैप जेड डायरेक्शन के लिए। तो ये आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये यूनिट वेक्टर्स क्या काम करते हैं, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करने का काम करेंगे। और ये एक्स और वाई क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तो देख रहे हो पूरा आपका प्रॉपर ए वेक्टर कैसे आपको डिनोट किया गया है। इसमें डायरेक्शन शो करने के लिए भी है आपके पास आई कैप एंड जे कैप, और इसमें मैग्नीट्यूड शो करने के लिए भी है आपके पास एक्स एंड वाई आपके जो टर्म्स हैं। ठीक है,
तो ये वेक्टर ग्राफिकली कैसे इसको समझेंगे, ग्राफिकली इस तरीके से है, ये वेक्टर है हमारा किसी भी प्लेन में, ए वेक्टर ले लीजिए। तो जितनी भी डिस्टेंस ये आपका क्योंकि ए वेक्टर की हमने अभी वैल्यू क्या है लिखी हुई है यहाँ से, ए वेक्टर इज इक्वल टू है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसका मतलब क्या है, वो यानी आई डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस के अलोंग उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो कितनी है, उसकी एक्स है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये इसकी यहाँ तक कितनी होगी, एक्स होगी, ठीक है। वही जो वाई डायरेक्शन में उसका यानी जे कैप क्या दिखा रहा है, जे कैप वाई एक्सिस को शो कर रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो चला हुआ डिस्टेंस है वो इसका हमारा क्या है, दिस इज स्मॉल वाई डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ अगर हमारा कोई भी वेक्टर इस तरीके से है कि वो एक्स एक्सिस पर चला है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स है और वाई एक्सिस पर उसका मैग्नीट्यूड वाई है, तो उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड वाई जे कैप मतलब जे कैप हो गया आपका वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये तो एक डिनोट करने का तरीका हो गया कि आप किसी भी वेक्टर को लिखते कैसे हैं प्लेन के अंदर, ठीक है। अगर वही प्लेन ना हो कि इस बार आपका स्पेस हो, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो जाएगी आपकी जेड के कैप। 3 डायमेंशन पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड हाइट को शो करने के लिए आपका क्या होता है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या ऐड हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐड हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में वो जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिंपल प्लेन की बात हो रही है, तो 2 ही काफ़ी हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो आ जाइए फिर से हम बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे किसी भी वेक्टर का। तो सपोज़ हमारे पास वेक्टर है ये, यानी एक्स एक्सिस पर चला है वो डिस्टेंस x, यानी एक्स एक्सिस पर उसका मैग्नीट्यूड है x और वाई एक्सिस पर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, y। तो इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अगेन डिनोट कैसे करते हैं, मोड लगा देंगे दोनों तरफ, मॉड्यूलस का साइन, और कैसे आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे जो भी मैग्नीट्यूड आपका अलोंग एक्स एक्सिस है उसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये शो करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर शो करेगा। नेक्स्ट आपकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर मैंने अभी बोला था ना, ये यूनिट वेक्टर है, आई कैप जे कैप। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव ओनली डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड उनका क्या होता है 1। जैसा कि आपको नाम पता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। तो यूनिट वेक्टर्स आपके क्या रहेंगे, यूनिट वेक्टर्स हमारे वो वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शन, जिनका काम सिर्फ यही है कि डायरेक्शन शो करना है, ना तो उनकी एसआई यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है, वो केवल डायरेक्शन को शो करते हैं और मैग्नीट्यूड उनका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स फर्स्ट हैज़, इनका जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। दे रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन and third, they have no SI unit और डायमेंशन, ठीक है। ना तो इनका कोई डायमेंशन होगा और ना ही इनकी SI यूनिट होगी, मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल टू 1 होगा और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर किसी भी यूनिट वेक्टर को आप डिनोट करना चाह रहे हो तो वेक्टर ये आपको डिनोट करना है यूनिट वेक्टर, तो केवल उस लेटर के ऊपर आपको ये कैप लगा देना है, ठीक है। ये जो कैप है या हैट है, जैसे मैंने आई के ऊपर लगाया ना ये कैप, ये हमेशा शो करता है यूनिट वेक्टर्स को। तो कहीं भी आपको किसी भी लेटर के ऊपर इस तरीके से कैप या हेड लगा हुआ दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारा 1 के इक्वल है और ये जो है आपका डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो
यहाँ पर जैसे आई आपका आई कैप था, ये आई कैप की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, ये मोड क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड, यानी आई वेक्टर का यूनिट वेक्टर आई की जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली जे कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब इसका अगर फॉर्मूला फाइंड करना है हमको, बाय फॉर्मूला हमको देखना है कि कैसे कैलकुलेट करें किसी भी सिंपल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला हमारा इस तरीके से होगा, किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेक्टर को हम डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो अगर किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके वेक्टर को हम डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो हम फाइंड कर सकते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। Suppose we have a vector A is equal to 2i cap and 4j cap। ठीक है, तो अब इसमें हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है सपोज वी हैव ए वेक्टर A इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड and unit vector of A। ये वेक्टर को यूनिट एंड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए पहले तो उसका सिंबल डिनोट कर दो, कैसे होगा दिस। फॉर्मूला क्या था आपका, जो भी आपका मैग्नीट्यूड है आई कैप का उसको स्क्वायर कर दो, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर ये कांस्टेंट 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 20, तो √20 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। इतने यूनिट इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, डायरेक्शन अगर आपको डायरेक्शन नहीं, हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अगर इसको फाइंड करना है तो शो करेंगे ए कैप से, ए कैप इज़ द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बोला था जो भी आपका वेक्टर है, तो अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या था आपका, ए वेक्टर को डिवाइड कर देना था उसके ही मैग्नीट्यूड से। तो ए वेक्टर की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से, तो 2i कैप प्लस 4j कैप और मैग्नीट्यूड कितना आया है √20। तो ये जो आपका वेक्टर है ये डायरेक्शन को शो करेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये, इस तरीके से हमको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।